बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे किया जाता है? फाई ई से। विद्युत फ्लक्स को बच्चों डिनोट किया जाता है फाई ई से। इसके बाद आपको इसका मात्रक बताना है। तो बच्चों हम लोगों ने लगातार इसके 2-3 बार इसके मात्रक पे चर्चा की है। एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात जानेंगे ई जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी बराबर बच्चों होता है V अपॉन एल। यहाँ से बच्चों इस फार्मूले से अगर इसका हम लोग यूनिट यानी कि मात्रक बनाए तो V विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, एल लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यानी बच्चों ई का जो मात्रक बनता है वो वोल्ट बटे मीटर है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स को बच्चों डिनोट किया जाता है फाई ई से और इसका फार्मूला होता है ई डॉट ए। ई का हम लोगों ने एक मात्रक बनाया है यहाँ पे वोल्ट बटे मीटर। ये बच्चों क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका हम मात्रक कह सकते हैं कि वोल्ट इंटू मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का बच्चों मात्रक क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर। इसका बच्चों दो मात्रक और भी होते हैं, वो ई के मात्रक पर डिपेंड करते हैं, जो कि हम लोगों ने कई वीडियो में बच्चों चर्चा की है। चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बच्चों बताना है कि कैसा होता है। तो आप बच्चों जानते हैं कि एन टाइप अर्धचालक जब पढ़ाया जाता है तो एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि उतने ही बच्चों मात्रा में होते हैं उसमें प्लस आयन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव। दोनों बच्चों प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये विद्युत कैसा होता है बच्चों? विद्युतीय उदासीन। कौन? एन टाइप अर्धचालक। बच्चों अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है तो उसका भी आंसर बच्चों यही होता, विद्युतीय उदासीन। दोनों ही बच्चों एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक उदासीन होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न बच्चों मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि एन टाइप अर्धचालक में अगर आपसे ये पूछा जाए किसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुसंख्यक आवेश। ठीक है। मेजर चार्ज बच्चों आपको बताने हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में बच्चों कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। माइनर में कौन होते हैं? अल्प में कौन होते हैं? तो वो होते हैं कोटर। ठीक है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं? आपसे पूछा गया है। बच्चों याद रखें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब बच्चों क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिस पे उसके मार्ग पे पड़ने वाले चीजों का प्रभाव पड़े, उस चीज को कहते हैं अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। चौथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है? कौन सा बच्चों ऐसा रंग है जब प्रिज्म से उसको गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो आप ये बात भली भांति जानते हैं कि बच्चों लाल जो रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है। यही कारण है कि बच्चों कि लाल रंग का फैलाव कम होता है, विचलन कम होता है। जब सर्दियों में बच्चों घना कोहरा होता है तो आपने देखा होगा कि चीज़ों को रेड लाइट से शो किया जाता है, जो खतरे के निशान जैसे बच्चों हो गया रेड लाइट से होते हैं, ट्रैफिक का सिग्नल रेड लाइन से है, गाड़ी की बैक लाइट रेड लाइन से है, रेड कलर से है। तो बच्चों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो विचलन होता है, इसका फैलाव होता है वो सबसे कम होता है। फैलाव कम होने के कारण ये बच्चों एक जगह इकट्ठा रहता है। एक जगह इकट्ठा होने के कारण इसको दूर से देखा जा सकता है। बड़ा आसान सा प्रश्न था कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है? तो बच्चों कौन है? लाल। अगर बच्चों यहाँ से पूछा जाता कि कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है तो हम लोग आंसर देते बैगनी। ठीक है, वॉयलेट। पांचवा बच्चों प्रश्न आपके सामने लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोणीय संवेग का क्या फार्मूला है? एन एच अपॉन 2 पाई। इसके बाद इन्होंने कहा है कि दो लगातार कक्षाओं का। तो बच्चों दो लगातार में आप 2 3 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, जो लगातार संख्याएं।
तो मैंने पहली लगातार संख्या 1 और 2 ले ली। तो प्रथम कक्षा में n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दी गई है 1। अब देखिए इस फार्मूले में यहाँ पे है NH, तो n की वैल्यू क्या ले ली गई है 1। उसके बाद बच्चों अगली लगातार 1 के बाद क्या आएगी द्वितीय यानी सेकंड, तो n की जगह 2 रखा गया है 2h/2 दोनों का बच्चों अंतर निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू पहले लिख ली है, छोटी वाली वैल्यू बाद में लिख ली है। यहाँ से बच्चों दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2h में अगर एक h माइनस कर दिया जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी h। अपॉन में क्या लिखा है 2 यानी कि बच्चों कहा जा सकता है दो लगातार कक्षाओं का जो अंतर है कोणीय संवेग का वो हमेशा h/2 आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का बच्चों जो डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव ऑर्बिटल के लिए वो हमेशा कितना होता है h/2। ठीक है, इसके बाद बच्चों छठवां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। धारावाही का मतलब बच्चों क्या है, करंट कैरिंग वायर, यानी कि जो ऐसा चालक जो धारा को ले जा रहा। जब बच्चों कोई चालक धारा को ले जाएगा तो आपसे पूछा गया उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको कई बार बताया है कि जब भी बच्चों किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यानी कि केवल चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी स्थिति में, धारावाही चालक के चारों तरफ। इसके बाद बच्चों पहला अतिलघु आपके सामने लिखा हुआ है N2/V। आपसे पूछा गया कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र N2/V माइनस का N1/U और N2 माइनस N1/R। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको बताना है कि जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं कि सीमाओं का उल्लेख कीजिए। सीमाओं का उल्लेख करने का मतलब बच्चों क्या है कि इसमें जो दिए गए वैल्यू आ रही है इनकी नाम क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों V की बात करेंगे। V को हिंदी भाषा में हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। U का बच्चों आप नाम क्लास 10th में भी जानते थे, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको बच्चों एक और नाम से भी लिखा जा सकता है, प्रतिबिंब की दूरी की जगह लिखा जा सकता है स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। U को लिखा जा सकता है वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। R का बच्चों का नाम क्या नाम है, गोली सतह की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस। N1 और N2 बच्चों क्या है, अपवर्तनांक, जिसको आप फुल फॉर्म में बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। N1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक और N2 को लिख सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड N2 इज नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये था बच्चों पहला अतिलघु। हम लोग चलते हैं इसके बाद दूसरे अतिलघु पर। दूसरा अतिलघु बच्चों आपके सामने लिखा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्रभ्रनत में होता है। अग्रभ्रनत का बच्चा मतलब है कि फॉरवर्ड बायस में कि एलईडी को क्यों रखा जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलईडी कहते हैं, जो सबके घरों में जलती है। तो आपसे पूछा गया है कि एलईडी को अग्रभ्रनत में फॉरवर्ड बायस में क्यों रखा जाता है। तो याद रखेंगे कि एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड को सदैव अग्र अभिनत में रखा जाता है, क्योंकि अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है। बच्चों जो अग्र अभिनत होता है उसी में धारा बहती है। अब जब अग्र अभिनत में धारा बहेगी जिससे एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन कर पाती है, जैसे एलईडी में धारा जाएगी तो वो क्या करेगी, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। अब अगर एलईडी को बच्चों पश्च अभिनत में रख दिया जाता तो उसमें धारा प्रवाहित ना होती, और धारा प्रवाहित ना होती तो वो बच्चों प्रकाश का उत्सर्जन ना कर पाता। समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मतलब बच्चों क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कोण को डिनोट किया जाता है बच्चों ए से। फिर क्या लिखा हुआ है, और न्यूनतम विचलन कोण को बच्चों डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से। क्या कहा गया है कि प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, यानी कि बच्चों ए किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा एम के। तो आपसे क्या कहा गया, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए।
प्रिज्म के अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बच्चों वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और सवाल में कहा गया है कि बच्चों जो प्रिज्म कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के कैसा है, बराबर है। ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि एन तो ऐसे लिख दिया गया है, ये साइन ऐसे लिखा है, ए इस तरह लिख दिया है, और डेल्टा एम की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में क्या लिखा हुआ है, टू, और ये क्या लिखा है, साइन ए बाई टू। यहाँ से बच्चों ये एन ऐसे लिखा है, साइन ए और ए को बच्चों अगर ऐड किया जाए तो टू ए आएगा, अपॉन में क्या है, टू, अपॉन में क्या लिखा है, साइन ए बाई टू। ये बच्चों टू और ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल साइन ए। यहाँ पर बच्चों हम लोग साइन ए को साइन थीटा पढ़ेंगे, और साइन टू थीटा के हिसाब से बच्चों अगर इसका फार्मूला लगाया जाए तो टू साइन, एंगल केवल ए है तो टू थीटा के फार्मूले में बच्चों एंगल आधा हो जाता है, तो ए का आधा क्या हो जाएगा, ए बाई टू कॉस ए बाई टू। नीचे बच्चों लिखा है साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू से बच्चों से यहाँ से साइन ए बाई टू कट जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू कॉस ए बाई टू। यानी कि बच्चों जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो आ जाएगा टू कॉस ए बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल आ रहा है किसके, टू कॉस ए बाई टू। ये बच्चों तब का केस है जब प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के कैसा है, बराबर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश। वैद्युत क्षेत्र को बच्चों ई से लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा गया है। तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि बच्चों वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, संचरित हो रही है। तो याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की डायरेक्शन, दिशा सदैव वैद्युत वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड चुंबकीय वेक्टर यानी कि बी वेक्टर के सदैव लंबवत होती है। यानी बच्चों जो तरंग के चलने का जो तरीका है वो हमेशा किस तरह होगा, मान लेते हैं कि बच्चों ये वैद्युत वेक्टर ऊपर की तरफ है, चुंबकीय वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि बी, और जो तरंग जाएगी बच्चों वो इन दोनों के परपेंडिकुलर के हिसाब से जाएगी। तो ये बच्चों जो लाइन आप देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस की तरह लग रही है, ये है तरंग तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि तरंग संचरण की जो बच्चों दिशा होती है वो हमेशा वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। इसके बाद बच्चों पांचवा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बड़ा ही आसान है कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो बच्चों होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है क्या, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, जब भी बच्चों कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से गुजारे ये या मैग्नेटिक फील्ड की में रखी है, तो बच्चों क्या कह सकते हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही बच्चों होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब भी किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है या विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो बच्चों उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह है बच्चों ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेबल है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इसको बच्चों एक ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक सेल बना ले रहे हैं, ठीक है, ये सेल है
और बच्चों ये सेल की पॉजिटिव वाली साइड है और ये वाली सेल की नेगेटिव साइड है। यानी सेल में दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूरी भी बच्चों कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तभी तो कहा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। आप बात जानते हैं बच्चों कि सेल के अंदर एक विलयन होता है। आपने देखा होगा सेल जब तोड़ा जाता है, तोड़े होंगे कभी, तो उसमें काला काला सा पदार्थ जैसा निकलता है। जब बच्चों वो पदार्थ गीला होने लगता है, इसका मतलब है कि सेल खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की विलयन की सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध की दो निर्भरताएं हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे सीधे लघु उत्तरी प्रश्नों पर। और पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए नंबर एक प्रतिरोध पर विभव। बच्चों प्रतिरोध जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, विभव का मतलब पोटेंशियल, प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध का मतलब आर और विभव का मतलब वी। तो प्रतिरोध पर विभव को बच्चों डिनोट करेंगे वी आर से। ज्ञात करने का मतलब है क्वेश्चन मार्क। आगे क्या लिखा है दूसरे नंबर पे परिपथ में धारा, धारा मतलब बच्चों करंट, और परिपथ प्रत्यावर्ती का सवाल है तो यहाँ पे हम लोग धारा को लिखेंगे IRMS। ज्ञात करने का मतलब क्वेश्चन मार्क। तीसरे नंबर पे बच्चों निकालना है प्रेरकत्व तथा धारिता के विभवों के बीच कलांतर। कलांतर का मतलब बच्चों क्या हो गया फाई, और किसके किसके भी प्रेरकत्व का मतलब बच्चों L, और धारिता का मतलब C। यानी बच्चों जो फाई निकालना है वो L और C के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम लोग सवाल में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, कौन कौन से डाटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का साइन जिसको हम लोग L कहेंगे, स्वपेरकत्व। और यहाँ पे लिखा है 180 वोल्ट। वोल्ट बच्चों मतलब क्या हो गया, विभव है। और किसके सिरों पर विभव है, एल के, यानी कि विभव एल के सिरों का, यानी कि विभव वी एल कितना दिया है 180 वोल्ट। ये बच्चों जो आप साइन देख रहे हैं ये सी का है कैपेसिटी, और कैपेसिटी यानी कि सी, और बच्चों उस पर विभव दिया गया है यानी कि वी सी, धारतीय विभव। तो बच्चों धारतीय विभव कितना दिया गया है 180 वोल्ट। इसके बाद बच्चों इस सवाल में एक और वैल्यू अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आर का साइन होता है और ये ओम बना है। इसका मतलब है बच्चों ये आर की वैल्यू सवाल में हमें पता है कितनी, 400 ओम। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन दी गई है v बराबर 200 कॉस 50 पाई टी। यहाँ पे बच्चों इसमें सवाल में एक गलती भी है कि v की जो वैल्यू है वो 200 रूट 2 कॉस 50 पाई टी के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ से बच्चों अगर कंपेयर कराया जाए तो वी नॉट की वैल्यू, v बराबर इक्वेशन होती है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। वी नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में गिवन है 200 रूट 2। यहाँ से अगर हम लोग वी आर एम एस निकालें तो बच्चों वी आर एम एस का फार्मूला होता है वी नॉट अपॉन रूट 2। वी नॉट की वैल्यू आप लोग सवाल में देख रहे हैं 200 रूट 2 है, और अपॉन में क्या बच्चों लिखा है रूट 2। रूट 2 से बच्चों रूट 2 कट जाएगा तो वी आर एम एस की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 200। तो यहाँ से कह सकते हैं वी आर एम एस बच्चों कितना आ गया 200। ठीक है, वी आर एम एस की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 200। ठीक है, अब बच्चों आपको सबसे पहले क्या बताना है वी आर। एक ऐसा हम फार्मूला सोचेंगे कि जिसमें बच्चों वी आर भी आता है, वी एल भी आता है और वी सी भी आता है। तो आप कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है वी बराबर अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर
प्लस वी आर स्क्वायर। बच्चों मैंने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के आपको सारे फार्मूले ट्रिक से भी याद कराए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, अभी ऊपर बच्चों कुछ देर बाद आई बटन का साइन आएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से ये हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया। वी बच्चों जो होता है वो वी आर एम एस ही होता है, और वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितनी आ गई है, यहाँ पर वैल्यू निकल के आई थी बच्चों 200। वी आर एम एस की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आई है 200, तो यहाँ से हम लोगों ने 200 लिख दिया। वी एल की वैल्यू बच्चों सवाल में हम लोगों ने लिखी थी कितनी 180, और वी सी की वैल्यू भी कितनी लिखी है 180, और ये बच्चों वी आर ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद दोनों साइड में अगर बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो 180 में 180 माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ से बच्चों क्या लिखा हुआ है कि 200 और वो वैल्यू 0 के, तो वी आर स्क्वायर, स्क्वायर से बच्चों रूट कट जाएगा, तो वी आर की वैल्यू कितनी आ रही है 200, ठीक है। जहाँ से बच्चों हम लोगों ने पहला आंसर निकाल लिया है कि वी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो वी आर की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट कर ली है 200। इसके बाद बच्चों आपको इस सवाल में बताना था आई आर एम एस, तो वी आर एम एस बराबर बच्चों होता है आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है। आर के हिसाब से क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चों आप चाहे इस वाले सर्किट में करंट निकाले, चाहे इस वाले में और चाहे इस वाले में, तीनों ही बच्चों ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा समान होता है, सॉरी श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है इस आर का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू आर, तो आर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो विभव भी बच्चों आर का ही रखना पड़ेगा। तो वी आर कितना आ चुका है 200, आई आर एम एस हमें नहीं पता है, आर की वैल्यू सवाल में कितनी थी 400। बच्चों ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 नीचे आएगा तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 को बच्चों अगर 2 से कैंसिल किया जाए तो 1/2 आएगा, और 2 से अगर 1 में डिवाइड किया जाएगा तो आई आर एम एस की वैल्यू 0.5 एम्पियर निकल के आएगी। तीसरे पार्ट में बच्चों हमसे कहा गया था कि प्रेरकत्व तथा संधारित्र के बीच कलांतर बताना है। तो बच्चों प्रेरकत्व एल का जो हमेशा पोटेंशियल होता है बच्चों वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में बनाया जाता है। संधारित्र का जो बच्चों पोटेंशियल होता है वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में बनाया जाता है। अगर एक लाइन पे बच्चों आपसे कोई पूछे कि कितना एंगल बनता है, तो आप जानते हैं बच्चों एक लाइन पे हमेशा 180 का एंगल होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो बच्चों कलांतर है वो बच्चों कितना है 180। फेज डिफरेंस बच्चों यहाँ पे कितना है 180, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न पे। ये था पहला लघु उत्तरी प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के लिए एच अल्फा, और नंबर 2 पे एच बीटा, नंबर 3 पे श्रेणी सीमा के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख कैसे खींचा जाता है बच्चों ध्यान से देखें। सबसे पहले कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। जो सबसे बच्चों निचले की लाइन होती है उसका नाम होता है लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज। बच्चों जो दूसरी श्रेणी है इसको हम लोग कहते हैं बामर श्रेणी, बामर सीरीज। तीसरी जो बच्चों लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं पाश्चन श्रेणी। फोर्थ लाइन को हम लोग कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी, और फिफ्थ लाइन को बच्चों हम लोग कहते हैं फुंड श्रेणी, ठीक है। आपको केवल 5 ही पढ़नी होती हैं। अब बच्चों इसमें कहा गया है इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। ऊर्जा स्तर आरेख का मतलब बच्चों क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण करना, कि इलेक्ट्रॉन किस सेल से आ सकता है और किस सेल में आ रहा है। तो अगर बच्चों बात की जाए कि लाइमन श्रेणी की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, तो आप कहेंगे सर सबसे ऊपर से, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे 6 वाली मानी, तो डायरेक्ट कोई बच्चों इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर सकता है लाइमन श्रेणी में, ठीक है। या तो फिर बच्चों ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन लाइमन श्रेणी में संक्रमण ना करे। हो सकता है कि n बराबर
5वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बच्चों लाइमन श्रेणी में संक्रमण करे। या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों सेल्स का इलेक्ट्रॉन लाइमन श्रेणी में ना आए, तीसरी सेल का बच्चों इलेक्ट्रॉन फोर्थ कक्षा का सेल का बच्चों इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि लाइमन श्रेणी में संक्रमण करे। इसी प्रकार से बच्चों थर्ड श्रेणी का हो सकता है और टू श्रेणी का हो सकता है। तो बच्चों जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपर वाले सेल से, अपर क्यों कह रहे हैं, लाइमन के बच्चों जितनी भी ये ऊपर हैं तो हम लोग कहेंगे ये लाइमन के लिए अपर श्रेणी है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो ये जब सारे के सारे बच्चों इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में संक्रमण करते हैं, तो जो वेवलेंथ होती है, जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो कौन सी श्रेणी की होगी, लाइमन श्रेणी की होगी। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग बामर श्रेणी की बात करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके बामर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट है, n=2 से। और बामर के लिए बच्चों अगर बात की जाए कि इसके लिए उच्च ऊर्जा स्तर क्या है, तो कहाँ से स्टार्ट है बामर के लिए बच्चों, यहाँ से। यहाँ तक का मतलब क्या है, n=3 से बामर के लिए उच्च ऊर्जा स्तर स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इस सेल का डायरेक्ट बामर में आ सकता है, या तो उसके नीचे वाली सेल का आ सकता है, या तो उससे नीचे वाली कक्षा का आ सकता है, या तो उसके नीचे वाली कक्षा का आ सकता है। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों अपर वाले लेवल से n=2 पर संक्रमण करते हैं तो प्राप्त श्रेणी की तरंगदैर्घ्य बामर श्रेणी की होगी। इसी प्रकार से बच्चों सिमिलर कह सकते हैं, पाश्चन श्रेणी में इसके अपर वाली कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है, पाश्चन का बच्चों अपर, क्योंकि पाश्चन स्टार्टिंग है 3 से तो उसकी अपर स्टार्टिंग होगी कहाँ से, 4 से, 4 5 6 इस तरह से। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर सकते हैं। फुंड में बच्चों कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये बच्चों आप देख रहे हैं सबसे आउटर मोड सेल है, सबसे बाह्यतम कक्षा है जिसकी वैल्यू हम लोग नहीं जान रहे हैं, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि बामर श्रेणी के लिए एच अल्फा, एच बीटा और श्रेणी सीमा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंगदैर्घ्य का मतलब बच्चों क्या है, वेवलेंथ। और किस श्रेणी की बात हो रही है, बामर श्रेणी की। तो बामर श्रेणी की बच्चों तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले तो बामर श्रेणी का आपको तरंगदैर्घ्य का सूत्र ही आना चाहिए। बामर श्रेणी का बच्चों तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ=r, 1/2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ 2 ही क्यों रखा गया है, मेन मुद्दा ये है। बच्चों बामर की अगर मैं बात करूं तो बामर कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, और n की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2, इसलिए यहाँ बच्चों 2 लिखा गया है, और माइनस का 1/n2 स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि n2 की वैल्यू क्या होगी, तो n2 की वैल्यू बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि बामर स्वयं में अपने आप में 2 है, तो बामर की स्टार्टिंग बच्चों कहाँ से होगी, 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्टिंग है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों n2 की वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हैं सर n2 की वैल्यू 2 तो लिख ही गया है, तो 2 के अगला क्या आएगा, 3 4 5 6 इस तरह बच्चों आएगा। ठीक है, अगर बच्चों कल को ये सवाल ऐसा आ जाता कि बामर का ना पूछ के लाइमन का पूछ लेता, तब क्या करते आप, तो बच्चों इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता, कैसे, 1/λ=r। और आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाए, क्योंकि लाइमन बच्चों कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अगर आपसे मैं पूछूं कि n2 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 लिख चुका है, तो n2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 3 4 5 इस तरह बच्चों n2 की वैल्यू स्टार्टिंग से चलेगी। ठीक है, अब बच्चों मैं बात क्या बताने वाला हूँ यहाँ से, जो बामर के लिए पहला है, अगर आपसे कोई पूछे कि बामर का पहला क्या है, तो पहला सुन के ये मत कहना कि पहला का मतलब 1 ना। बामर के लिए बच्चों पहला स्टार्टिंग है 3 से। अगर मैं पूछूं बच्चों बामर का दूसरा क्या है, तो 2 सुन के 2 मत कह देना। बामर के लिए बच्चों दूसरा क्या है, फोर्थ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि लाइमन के लिए पहला क्या है, तो आप कहेंगे सर लाइमन के लिए पहला 2 है। लाइमन के लिए बच्चों अगर मैं पूछूं कि दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है। ठीक है,
अगर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो बच्चों एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चों पाषाण श्रेणी के लिए पहली रेखा कौन-सी है? और ब्रैकेट श्रेणी के लिए बच्चों पहली रेखा कौन-सी है? ठीक है, इसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे सवाल में पूछा गया था एच अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य। एच अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो बच्चों एच अल्फा, इसको अल्फा कह रहे हैं, इसको बीटा, इसको गामा। अल्फा का मतलब हो गया बच्चों पहली लाइन, किसके लिए? पामर की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फार्मूला 1/लैम्ब्डा, ये आर 1/2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। और अल्फा का मतलब पहला, किसका? बामर का। और बामर का बच्चों पहला क्या होता है? 3। तो n2 की वैल्यू 3 लिख दी गई। 1/4 बच्चों ऐसे लिखा है। 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9। इसके बाद हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे। बच्चों जैसे एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 इधर आ जाएगा, 4 इधर, और 9 और 4 का गुणा 36। 1/लैम्ब्डा अल्फा। अल्फा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फा रेखा की पूछी गई थी। और ऐसे लिखा गया। 9 में बच्चों 4 जाएंगे तो 5/36। यहाँ से बच्चों अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, एच अल्फा 36 ऊपर, 5 आर नीचे। इसके लिए बच्चों आपके बाद में पूछा गया था एच बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो बामर के लिए बच्चों बीटा यानी कि दूसरा, और बामर की स्टार्टिंग सवाल में यहाँ कितना लिखा? 2। तो 2 नंबर पे अगला क्या आएगा? 3 4, यानी कि बीटा की वैल्यू 4। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 16 का बच्चों एलसीएम लेंगे तो 16। 4 का भाग 16 में बच्चों दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 16 का भाग 16 में दोगे 1 बार। 4 में 1 जाएगा 3, 3/16। ठीक है, और ये आर। यहाँ से बच्चों अगर इसको रिवर्स किया जाए तो एच बीटा इक्वल टू 16/3 आर। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे सवाल में पूछा गया था श्रेणी सीमा की तरंगदैर्घ्य। श्रेणी सीमा की तरंगदैर्घ्य बच्चों कैसे लिखी जाएगी? श्रेणी का मतलब होता है बच्चों सबसे लास्ट वाली, लास्ट का मतलब इन्फिनिटी। तो लैम्ब्डा किसका? श्रेणी सीमा का मतलब इन्फिनिटी। आर 1/2 का स्क्वायर बामर के लिए फार्मूले में चल रहा है, और श्रेणी सीमा n2 की वैल्यू इन्फिनिटी। बच्चों आप जानते हैं 1/∞ 0 होता है, तो यहाँ से ये काम खत्म। तो केवल 1/2 का पर स्क्वायर 4। तो यहाँ से बच्चों एट लैम्ब्डा इन्फिनिटी की वैल्यू 4 ऊपर और आर नीचे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये प्रश्न समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न था। ठीक है, स्पेक्ट्रम बच्चों इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बच्चों हम लोग चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 9i तथा 4i, 9i और 4i तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों दिए गए डाटा के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। दो तरंगे कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि पहली तरंग की तीव्रता आपको कितनी बताई जा रही? 9i। तीव्रता का मतलब बच्चों होता है इंटेंसिटी, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग आई से। पहली तरंग की बात हो रही है तो i1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 9i। फिर कहा गया है कि दूसरी तरंग की तीव्रता, जिसकी वैल्यू बच्चों है सवाल में 4i। तीव्रता का मतलब बच्चों हो गया i, और दूसरी का मतलब हो गया 2, जिसकी वैल्यू दी है 4i। फिर क्या कहा गया है? परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करने का मतलब बच्चों आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। फिर आगे क्या कहा गया है? जब तरंगे नंबर 1 कला संबद्ध हो। नंबर 1 पे बोला गया है कि परिणामी तरंगे की तीव्रता आपको निकालनी तो है, लेकिन कब? जब तरंगे कला संबद्ध हैं। तो बच्चों इसकी एक पूरी प्रूविंग होके आती है। अब प्रूविंग करने बैठेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमसे केवल न्यूमेरिकल बेस से पूछा गया है। तो कला संबद्ध स्रोत का बच्चों जो तीव्रता का जो फार्मूला होता है, आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। क्या? कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये बच्चों कब है? जब दोनों तरंगे कला संबद्ध हैं। बच्चों अगर कला संबद्ध ना हो, कला संबद्ध ना हो का मतलब कला असंबद्ध हो, तो बच्चों इतना सा अंतर है कि यहाँ पे जो आप ये वाली चीज देख रहे हैं इसको हटा दिया जाता है। सिर्फ फार्मूला रह जाएगा I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ये I, इसको टोटल मान लेते हैं तो I डैश। I1 की वैल्यू बच्चों सवाल में क्या है? 9i। I2 की वैल्यू बच्चों सवाल में क्या है? 4i प्लस 2।
I1 की वैल्यू कितनी है 9i और I2 की वैल्यू कितनी है 4i। बच्चों 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13i। ये बच्चों 2 ऐसे लिखा है। 9 बच्चों जब बाहर निकलेगा तो 3 बनेगा, 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, और i का गुणा जब आप i से कराएंगे तो i स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से बच्चों रूट कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ i बचेगा। 13i बच्चों ये लिखे हैं। 3 का गुणा 2 से कराएंगे 6, 6 का गुणा बच्चों 2 से कराओगे तो 12, और ये वाला i। 13i और बच्चों 12i कितने हो जाएंगे 25i। यानी कि बच्चों जब दोनों तरंगे कला संबद्ध हैं तब उन तरंगों की परिणामी तरंग की जो बच्चों तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कितनी आ रही है 25i। ठीक है। इसके बाद बच्चों बात की गई इसके सेकंड न्यूमेरिकल में, इसके सेकंड पार्ट में, जब कला असंबद्ध हो, यानी जब तरंगे बच्चों कला असंबद्ध हैं, तब तीव्रता का फार्मूला क्या लगेगा अभी बताया था, I बराबर I1 प्लस I2। यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं इसको I ऐसे लिख लेंगे। I1 की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी है 9i, I2 की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी है 4i। अब बच्चों यहाँ से ये I मैच कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको I डबल डैश लिख देते हैं। ठीक है। 9 और 9i प्लस 4i बच्चों कितने हो जाएंगे 13i। यानी कि बच्चों जो टोटल इंटेंसिटी आ रही है कला असंबद्ध स्रोतों की, वो कितनी है 13i। समझ पा रहे हैं? ठीक है। चलते हैं इसके बाद बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि पीएन संधि का अग्र अभिनत आपसे पूछा गया है, और लिखा हुआ है कि अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि डायोड के लक्षणों की तुलना कीजिए। सौर सेल के अभिनत की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले पूछा गया है कि पीएन संधि का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में बच्चों लक्षणों की तुलना करनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो बड़ा मेजर और बच्चों बड़ा आसान सा अंतर है क्या, कि पीएन संधि के अग्र अभिनत में, पीएन संधि को अग्र अभिनत में रखा जाता है। ठीक है। अग्र अभिनत बच्चों क्या होता है कि जैसे ये पी है और ये एन है। पी क्षेत्र में बच्चों कोटर रहते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग होल कहते हैं। होल का बच्चों साइन कैसे बनता है, ऐसे एक सर्कल बना देंगे और ये होल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का बच्चों संकेत क्या होता है, सर्कल को डार्क कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो पी क्षेत्र में बच्चों, पी रीजन में इलेक्ट्रोटर रहते हैं, और एन रीजन में कौन रहता है इलेक्ट्रॉन। अगर पी वाले रीजन को बच्चों, पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव साइन से जोड़ दें, और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव साइन से बच्चों जोड़ दें, तो जो डायोड मिलता है बच्चों उसको अग्रभिनत कहते हैं। तो पहला तो यही है कि पीएन संधि के अग्रभिनत में, पीएन संधि को अग्रभिनत में रखा जाता है। इस प्रकार के रीजन को बच्चों हम लोग अग्रभिनत कहते हैं, जब पी जुड़ जाए प्लस से और एन जुड़ जाए माइनस से। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि पीएन संधि के अग्रभिनत में धारा प्राप्त होती है, जिसे अग्रधारा कहते हैं। जब बच्चों पीएन संधि को अग्रभिनत में जोड़ा जाता है तो करंट प्राप्त होती है, धारा मिलती है, और उस मिली हुई धारा का नाम होता है अग्रधारा। ठीक है। ये दो बातें हो गई अग्रभिनत की। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग रिवर्स बायस यानी कि उत्क्रम अभिनत की। पीएन संधि का बच्चों उत्क्रम, उत्क्रम का दूसरा नाम आप पश्च भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि पीएन संधि के पश्च अभिनत में, पीएन संधि को पश्च अभिनत में रखा जाता है। पश्च बच्चों उल्टा हो जाएगा। पी किससे जुड़ा है नेगेटिव से, एन किससे जुड़ा है पॉजिटिव से। उसमें पी जुड़ा था प्लस से, एन जुड़ा था नेगेटिव से। इसमें बच्चों इस प्रकार के अभिनत को कहते हैं उत्क्रम अभिनत। इसमें क्या होता है, पहला तो अंतर ये हो गया, पीएन संधि के पश्च अभिनत में धारा का मान लगभग शून्य होता है। बच्चों उसमें धारा प्राप्त हो रही थी, प्राप्त होती है, और इसमें धारा का मान लगभग कैसा होता है शून्य होता है। बच्चों इसी सवाल में आपसे पूछा गया था कि सौर सेल का अभिनत बताइए, कि सौर सेल कौन से अभिनत का होता है, उत्क्रम या फिर अग्र। तो बच्चों याद रखेंगे सौर सेल अग्र अभिनत होता है, संधि डायोड होता है। सौर सेल जानते हैं ना, जो आपने देखा होगा गाँव में वगैरह में, शहरों वगैरह में लगा होता है ऊपर घर के।
सौर सेल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बच्चों वो कैसा अभिनत होता है? अग्र अभिनत में होता है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद बच्चों हम लोग 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह। 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस, बच्चों 2 लेंस हैं। पहले लेंस की क्षमता कितनी बताई जा रही है? 5 डायोप्टर। क्षमता का मतलब बच्चों होता है पावर, पावर ऑफ लेंस पी पहले लेंस की हो रही तो P1 कितनी दी गई है? 5 डायोप्टर। दूसरे लेंस की क्षमता बच्चों P2 की वैल्यू माइनस का 3 डायोप्टर दी गई है। डी फॉर जो ये लिखा है डायोप्टर। फिर क्या पूछा गया है? दोनों लेंसों की संयोजन, -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे। बच्चों इन दोनों लेंसों को टच करा के रखा गया है। इस सवाल में बच्चों आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है इसका नेचर क्या है। अगर आपसे नेचर पूछा जाता तो इसकी क्षमता प्लस में है। जब क्षमता बच्चों प्लस में होगी तो वो उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ पर बच्चों इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, यानी अवतल लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। आपसे पहले नंबर पे पूछा गया इसकी फोकस दूरी क्या है और दूसरे नंबर पे पूछा गया इसकी क्षमता क्या है। तो देखिए बच्चों, जब दोनों लेंसों को टच करा के रखा जाता है तो इनकी पावर डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू बच्चों सवाल में 5 डायोप्टर है, P2 की वैल्यू माइनस का 3 डायोप्टर है। 5 में से बच्चों 3 जाएंगे तो आप कहेंगे क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 डायोप्टर। जब बच्चों एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को इस तरह टच करा रहे हैं कि पहले की क्षमता 5 है, दूसरे की -3 है, तो दोनों को मिलाकर बना हुआ लेंस भी बच्चों उत्तल लेंस ही होगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 2 डायोप्टर। दूसरे नंबर पे बच्चों आपसे इसमें पहले नंबर पे पूछा गया था एफ, हालांकि हम लोगों ने दूसरे नंबर का पार्ट पहले निकाला है। फिर बच्चों एफ निकालना है तो P बराबर आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, P बराबर 100/F। बच्चों P की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 100/F। 2 को बच्चों 100 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और 2 को 100 से काटेंगे 50/F। F को इधर भेज देंगे तो F की वैल्यू बच्चों 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने पहले लॉन्ग आंसर पर। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है कि नाभिकीय अभिक्रिया के लिए जी का मान क्या होता है? आपको बच्चों जी की वैल्यू बतानी है। फिर नाभिकीय अभिक्रिया, एक बच्चों रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है, और उस रिएक्शन में आपको क्या लिखा है कि 1H2 गिव्स 2He4 प्लस का G में यदि ड्यूटीरियम तथा हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बच्चों इस डाटा को लिखते हैं। इन्होंने कहा है कि ड्यूटीरियम की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 1.25 MeV है और हीलियम की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आपको बताएगी 7.2 MeV। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर आपसे कहा गया है तो इसकी नंबर 1 प्रकृति बतानी है कि ये रिएक्शन कौन सी है। दूसरे नंबर पे बच्चों आपको बताना है कि जी का मान क्या है, और तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि द्रव्यमान क्षति क्या है, मास डिफेक्ट क्या है। इसके बाद बच्चों आपको सबसे पहले प्रकृति बतानी है। प्रकृति में बच्चों कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन के नेचर पे देखते हैं। आपने देखा बच्चों इसका जो भार है वो 2 है, और यहाँ पे जो बच्चों इसका भार है, जो वेट है वो 4 है, यानी कि इसका भार छोटा था और रिएक्शन होने के बाद एक बड़ा नाभिक बन रहा है। जब छोटी चीजों से बढ़ जुड़कर बच्चों एक बड़ी चीज बनती है तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेचर जो बच्चों इसका है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। फिर आपसे पूछा क्या गया है ड्यूटेरियम के लिए। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे जी का मान कैसे निकालें। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बंधन ऊर्जा निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों बंधन ऊर्जा का अगर जब कभी भी आपको प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा इंटू द्रव्यमान संख्या, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्यूटेरियम की बात की और ड्यूटेरियम की बच्चों प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ड्यूटेरियम की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सवाल में 1.25 गिवन है। यहाँ पे बच्चों 1.25 लिख दिया है। द्रव्यमान संख्या बच्चों इसकी कितनी है? द्रव्यमान कैसे संख्या? जो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसकी बच्चों द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। तो 125 का जस्ट डबल होगा बच्चों 250 और 2 अंक बाद पॉइंट। ठीक है, लेकिन बच्चों ड्यूटेरियम के यहाँ पे एक अणु नहीं लिए गए हैं। अगर आप इस रिएक्शन को बच्चों देखें तो ड्यूटेरियम के 2 मोल लिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे बच्चों बंधन ऊर्जा आई उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ड्यूटेरियम परमाणुओं की बच्चों जो संख्या है इसमें 2 है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो इसकी बंधन ऊर्जा आएगी 250 में भी बच्चों 2 से गुणा करा देंगे। 2.5 में अगर बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5.00 या केवल आप 5 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर बात की जाए कि ड्यूटेरियम की जो बंधन ऊर्जा निकल के आई है वो 5.00 MeV निकल के आई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके बाद किसकी? हीलियम की। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हीलियम के लिए हम लोग क्या कहेंगे? हीलियम के लिए, हीलियम का मतलब बच्चों 2He4। बंधन ऊर्जा अभी फार्मूला बताया, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा इंटू द्रव्यमान संख्या। प्रति न्यूक्लियॉन बच्चों बंधन ऊर्जा आपको इस सवाल में दी गई है हीलियम के लिए। हीलियम के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 7.2 MeV। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 7.2 द्रव्यमान संख्या बच्चों इसके ऊपर कितने लिखी है? 4, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, एक अंक बाद बच्चों पॉइंट। तो यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा कितनी आ रही है? 28.8। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके केवल एक ही मोल है, आगे एक लिखा है। अब ये मत समझे कि यहाँ पे 2 लिखा है बच्चों, ये 2He4 ये पूरा कंप्लीट हीलियम है, इसके आगे एक मोल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? जी की वैल्यू कैसे बताएंगे? जी की वैल्यू बताने के लिए बच्चों हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, आप इस रिएक्शन को देखें। पहले इसकी बंधन ऊर्जा इक्वल को बच्चों जब भी हम लोग उधर साइड जाएंगे तो माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, और इसकी बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कहेंगे कि 2He4 की बंधन ऊर्जा माइनस ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा, ये बच्चों जी का मान निकालने का फार्मूला है। यानी कि दोनों की जो बंधन ऊर्जा है उनको माइनस कर देंगे तो जी का मान आ जाएगा। जी क्या है? इस रिएक्शन में कितनी ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या किया? हीलियम की बंधन ऊर्जा अभी निकल के आई है, ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा थी 5.00। दोनों को बच्चों माइनस करेंगे तो 23.8 MeV जी का मान आ जाएगा। फिर बच्चों आपको इस सवाल में बताना था तीसरे पार्ट में कि तीसरे पार्ट में बच्चों आपसे इस सवाल में पूछा गया था कि जी का मान आने के बाद द्रव्यमान क्षति क्या होगी, डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या होगा। तो मास डिफेक्ट का क्या फार्मूला है? जी का मान आया है यानी कि बंधन ऊर्जा अपॉन 931। बच्चों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो जी यानी कि बंधन ऊर्जा निकल के आई वो 23.8 931 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0255 निकल के आएगा। अगर इस 5 को हटाया जाए तो ये वाला एक अंक बढ़ जाता है तो 0.26 AMU द्रव्यमान क्षति निकल के आ गई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने दूसरे लॉन्ग आंसर पर। ठीक है, दूसरा लॉन्ग आंसर बच्चों एक प्रूविंग है, बहुत ही अच्छी प्रूविंग है। देखिए क्या लिखा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2/R/L का निगमन करना है। ठीक है, हालांकि इसका प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण कब, नंबर 1 आकर्षण और कब होता है प्रतिकर्षण। तो देखिए कैसे बच्चों इसकी प्रूविंग करेंगे। सबसे पहले दो समांतर तार बना लिए हैं, पहले में धारा I1 है और दूसरे में धारा I2 है। दोनों तारों के बीच की दूरी को बच्चों हम लोगों ने कितना मान लिया है? स्मॉल r। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भी कि माना दो धारावाही चालक तार ए और बी में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हैं, I1 और I2 हैं।
तथा दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। नंबर 1, तार ए का चुंबकीय क्षेत्र तार बी पर। बच्चों जब भी किसी तार में धारा बहती है, जब भी किसी बच्चों तार में करंट फ्लो होती है, तो आप जानते हैं उसके तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो अगर तार ए में धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, कितनी दूरी पर मैं बताना चाहता हूँ, आर दूरी पर यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है इस तार के कारण। तो तार ए का चुंबकीय क्षेत्र तार बी पर, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जिसको बच्चों डिनोट किया जाता है बी से, और ये पहले तार का है तो यहाँ पे B1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बी का क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r। जब भी किसी तार का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बच्चों ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब बात हो रही पहले तार की, तो इसमें ये तो सेम रहेगा, लेकिन पहले तार में बहने वाली बच्चों धारा क्या है I1, तो यहाँ पे I1 कितनी दूरी पर, बी पर निकाल लो, तो यहाँ से इस तार की दूरी r है तो यहाँ पे r लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों b निकल आया है। ठीक है, अब क्या करना है कि तार बी पर पहले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल। बच्चों बल का क्या फार्मूला होता है, आप जानते हैं बल का जो फार्मूला होता है F बराबर I/BL sin थीटा होता है। ठीक है, किस तार पर लग रहा है, दूसरे तार पर, तो यहाँ से बच्चों I, दूसरे तार में I क्या मान क्या है, I2 है, तो I की जगह है I2। क्यों बल आया, पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो पहले तार का चुंबकीय क्षेत्र यानी B1, लंबाई मान लेते हैं बच्चों इस तार की L है। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें ये जो लाइन गई है इस तार से 90 का एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो I2B1L। बच्चों B1 की वैल्यू रख देंगे, तो B1 का जैसे मान रखेंगे तो F तो ऐसे रहेगा, I2 ये रहेगा। B1 की वैल्यू बच्चों सवाल में म्यू नॉट अपॉन 4π2I1/r, और ये क्या लिखा है L। इसको अगर बच्चों सही तरीके से लिखा जाए तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा। वो बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π2, ये लिखा है I1 I2 L अपॉन R, यानी दो तारों के बीच में बच्चों लगने वाला जो फोर्स है वो ये आ चुका है। फिर आपसे बच्चों इसमें पूछा गया था कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर बच्चों ये जो आपने तार बनाई थी, इसमें जो आपने करंट बनाई है, अगर ये दोनों ऊपर की दिशा में हो या तो फिर दोनों नीचे की दिशा में हो, कहने का तात्पर्य है समान दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में, या तो ऊपर ऊपर या तो नीचे नीचे। तो क्या है कि यदि दोनों तारों में प्रवाहित धाराएं समान दिशा में होती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कब, जब धाराएं समान होंगी, समान का मतलब दोनों में ऊपर या तो दोनों में नीचे, तो आकर्षण बल लगेगा। तो उसने पूछा था कब, तो मैंने कहा कब यानी कि समान दिशा में। और ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर आपसे क्या है, यदि दोनों तारों में प्रवाहित धाराएं विपरीत हैं, अपोजिट हैं, एक तार में ऊपर जा रही है एक में नीचे, या इसमें ऊपर जा रही है इसमें नीचे, अपोजिट विपरीत दिशा में हो, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, बहुत नए नए तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। बच्चों ने अभी से स्टार्ट किया है, जो बच्चे इस पहली बार इस प्रैक्टिस सेट में आए हैं, बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे करके टफ लेवल की तरफ होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो लगभग बच्चों बेसिक प्रश्न थे वो हम लोगों ने बच्चों इसके जो पहले 14 सेट आ चुके हैं उसमें हम लोगों ने कर लिए हैं। ये आप बिल्कुल मत सोचें कि इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या कठिन तरह के जो प्रश्न हैं वो बोर्ड में नहीं आते। ये बच्चों आपका भ्रम है। आप यूपी बोर्ड के अनसॉल्व्ड को उठा के देखें, आपको लगेगा कि जो मैंने साल भर फिजिक्स पढ़ी है उससे हल्का सा पेपर या थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डिफरेंट लेवल का आ रहा है, उसमें आपको नए नए तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अब धीरे धीरे करके जो हम लोगों ने अभी तक, आज से लगभग हम लोगों ने 15 सेट बच्चों कर लिए हैं, आने वाले 15 सेटों में बच्चों लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं आएंगी तो आप अगली चीज़ें नहीं समझ सकते। तो इन 15 जो बच्चों सेट आज से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, इनको आप ज़रूर देखें और इन प्रैक्टिस सेट को बच्चों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बच्चों यूपी बोर्ड जो आने वाले भी एग्ज़ाम हो रहे हैं फरवरी में,
उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, बिल्कुल रामबाण साबित होंगे, ठीक है? और वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर किया करें, बहुत से बच्चे देखते हैं, लाइक की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है? तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो बच्चों आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर करें, ठीक है? मिलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में।